नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लोकसभा चुनाव की खुमारी अपने चरम पर है और ऐसे में सभी दल वोटर्स को अपनी ओर लुभाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी के एक बयान पर घमासान मचा हुआ है। दरअसल कांग्रेस नेता ने एक रैली के दौरान कहा कि पहले के जमाने में राजा महाराजा लोगों की जमीन हड़प लेते थे। राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को राजाओं का अत्याचार तो दिखता है, लेकिन नवाबों के अत्याचार पर वो चुप हो जाते हैं। बीजेपी इससे पहले भी कहते आई है कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति और खासकर दलितों और पिछड़ों का हक मुस्लिम और घुसपैठियों को बांटना चाहती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी ने महाराजाओं पर बयान देकर बीजेपी को एक और मौका दे दिया है? सवाल यह भी उठता है कि इन मुद्दों का लोगों पर कितना असर पड़ेगा। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। इससे पहले आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी का वो बयान जिस पर पीएम मोदी ने भी पलटवार किया है। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। कांग्रेस के शहजादे का एक ताजा बयान जरूर सुना होगा। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे। ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, चित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। जरा शहजादे को पता है क्या मैसूरू राजघराने का योगदान? तो अब देखिए, जिस तरीके से बयानों का दौर चल पड़ा है, इसको लेकर के खींचतान काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ डॉक्टर अनिल गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही ओंकारेश्वर पांडे जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। आदेश जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। कौन से राजा महाराजा थे जो जमीन हड़प लिया करते थे? अभिषेक जी, किस तरह की देश में व्यवस्था थी आजादी से पहले और आजादी के बाद, जैसे ही देश का संविधान बना, और किस तरह से जो है हर भूमिहीन किसान को जो किसी भी जमीन को जोतता था, बोता था, उस जमीन का उसको मालिकाना हक दिया। कि तमाम इस तरह की योजनाएं बनाई गई और जिसका लाभ देश के हर व्यक्ति को मिला, हर उस किसान को मिला जो उस जमीन के ऊपर हल चलाता था, लेकिन उसकी मलकियत किसी और के नाम पे थी, और सीलिंग एक्ट वगैरह बने। तो राहुल गांधी जी ने आज देश को, प्रधानमंत्री जी उसी दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये आगाह किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो हमारे चुनाव घोषणा पत्र की बात करते हैं, वो एक बारी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का 48 पेज का चुनाव घोषणा पत्र है, जिसमें पेज नंबर 30 के ऊपर हमने लिखा है कि 30 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां तुरंत दी जाएंगी। पेज नंबर 31 पे हमने लिखा है कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में
मध्यम वर्ग पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं बढ़ाएगी। ये चर्चा प्रधानमंत्री जी लोगों को नहीं बताते। सर, पेज आपके नंबर नेता बता रहे हैं कि 28 राजा पर हमने महाराजा लिखा जमीन है, हड़प लिया करते थे। आपके पेज नेता नंबर बता रहे हैं कि 28 पर जमीन हमने हड़प लिया लिखा करते है थे। कि किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। ये 48 पेजों का जो दस्तावेज है, उसके अंदर कहीं देश को बांटने की, कहीं कोई नफरत की, किसी तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का इसके लिए धन्यवाद करता हूं कि कहीं ना कहीं वो हमारे घोषणा पत्र के बारे में अनगर्ल और झूठ बोल के हमारे घोषणा पत्र को नौजवानों के द्वारा सोशल मीडिया पर दूसरी जगहों पे बहुत ज्यादा पढ़ा जा रहा है, तो जिससे लोगों को आभास आदेश होता है जी, मैं कि आपके इन्होंने नेता जो बोल रहे हैं लिखा है। उसका पूछ रहा हूं। आदेश जी, आपके नेता जो बोल रहे हैं, मैं उसका पूछ रहा हूं कि कौन से एक राजा का नाम बताइए ना जिसने जमीन हड़प ली हो। महाराणा प्रताप ने हड़पी थी, पृथ्वीराज चौहान ने हड़पी थी, किसने हड़पा, किसने था? किस तरह से राजा प्रथा व्यवस्था थी और लोकतंत्र में क्या आवश्यकता थी लोकतंत्र की, तो ये अपने आप में वो इतना ज्यादा बड़ा दस्तावेज है कि सारी चीजों का लोगों को ज्ञान है। वो स्कूल हॉस्पिटल सड़कें नहीं बनवाते थे। ये लोकतंत्र में आने के बाद, देश की आजादी के बाद ये खूबसूरती हुई कि गांव-गांव तक अच्छा, सड़कें मतलब गई, पहले चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी, मतलब गांव-गांव नहरें बनी, लोगों का किसानों इलाज को पहले नहीं सिंचाई होता मिली, था। पंचवर्षीय योजनाएं बनी और दुनिया का सबसे गरीब और कमजोर देश इस लोकतंत्र की व्यवस्था के कारण दुनिया का सबसे शक्तिशाली और संपन्न देश बना। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। सर, संविधान ये देश के लोगों को संविधान श्रेय जाता है 1950 इसका। में आया, उससे देश पहले के गरीब संविधान और नहीं था। किसानों को श्रेय उससे जाता पहले है। जो व्यवस्था थी दुनिया उसको की उसको सबसे लेकर के शक्तिशाली जब हमारे सेना राजा महाराजा थे, किसने जमीन हड़पी? सर, मैं इस पे आ रहा हूं, किसने जमीन हड़पी? आप ये तो बताइए, किसने जमीन हड़पी? जमीन जिसने हड़पी उसके बारे में भी बोलिए ना। जमीन का मालिक कौन होता था, लगान किसको जाता था, ये तमाम चीजें आज जो लगान प्रथा खत्म हो गई है। हाँ। मैं भी दिल्ली का किसान था, छोटे से गांव का, बुराड़ी गांव का रहने वाला हूँ। मेरे सामने भी हमें भी लगान देना पड़ता था। मेरे बाबा दादा खेती करते थे, हल चलाते थे। किसको देना एक-एक घर पड़ता में था 3-3 सर? लोगों के हल औरंगजेब होते को, थे, 3-3 बाबर हल को, होते थे। किसको? और तब अंग्रेजों जाके को, अपनी जमीनें किसको? बो नहीं पाते थे, लेकिन लगान जरूर दे पाते थे। किसको? ये तमाम देश का देखी हुई चीजें हैं। ठीक है आदेश जी, आता हूं फिर से। अनिल जी, मैंने आदेश जी से तो पूछा कि राजा महाराजा कौन थे, तो उन्होंने क्लियर बताया नहीं कि हाँ ये राजा महाराजा। अब आप लोग ये कह रहे हैं कि नवाब का आप जिक्र नहीं करते। नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, देश जब आज़ाद हुआ था तो एक महान शख्स थे पटेल जी। पूरे देश को इकट्ठा करने में सबसे बड़ी प्रमुख भूमिका रही तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही। और इस देश को अखंड बनाने में जो हमारे जितने भी राजा महाराजा हुए, उन सब ने स्वेच्छा से अपने इस भारतवर्ष को अखंड बनाने के लिए अपनी रियासतों को इसमें सम्मिलित किया। और जो ये युवराज जी जो भाषण दे रहे थे, इनकी मानसिकता उस वक्त भी जो इनके परदादा थे नेहरू जी, उन्होंने उस वक्त भी जो सबसे काबिल व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनका हक मार के खुद वो प्रधानमंत्री बने। तो ये इनकी मानसिकता, इनकी सोच दर्शाती है। अनिल जी, कैसे, आज मतलब ये कैसे हक कैसे मारा गया? मैं ये समझना चाहूँ। देश में पहला चुनाव कब हुआ था? मैं बता रहा हूँ ना जी, पूरी चीजें मेरी सुन लीजिए। हाँ। सबसे क्वालिफाइड, सबसे सक्षम व्यक्ति अगर आजादी के बाद जब सरकार बनी तो वल्लभ भाई पटेल थे, ये सबको पता है। आप हिस्ट्री में देख लीजिए किस तरीके से उन्होंने अखंड भारत को बनाया। वो कांग्रेसी थे पर देशभक्त थे, हमें इसमें कहने में कोई बरेज नहीं है। पर कांग्रेस ने जिस तरीके से उस वक्त सारी चीजों को दरकरार करते हुए, जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, फिर भी नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया, तो ये इनकी जो सोच है उसी तम दर्शा गई थी कि किस तरीके से इनका मुगलों का जब प्रेम है। अब ये बात करते हैं बांटने की,
रानी चिन्मा, शिवाजी महाराज, रानी झांसी, अहिल्याबाई होलकर, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपने प्राणों को निछावर किया। अब ये बात करते हैं अहिल्याबाई होलकर की, जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, इस सबको बनाने में लगाई, और ये उनको इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने ये लूटा। अरे उन्होंने तो देश को बिल्कुल गरीबी हटाने में देश के लिए अपना सब कुछ निछावर किया। पर हाँ अनिल जी, तो दुर्भाग्य इस बात का है ना, अनिल जी दुर्भाग्य तो इस बात का है ना कि हमें इतिहास में पढ़ाया गया कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, हमें ये थोड़ा ही पढ़ाया गया कि अहिल्याबाई होलकर ने दान दिया था, हमें वो पढ़ाया ही नहीं गया। अब अभिषेक जी, मैं उसी बात पे आ रहा था। कांग्रेस का जो आज चरित्र हो गया है, वो जो मुगलों की भाषा है, अत्याचार किसने किए? मुगलों ने किए। हमें इतिहास में आपने ठीक कहा, अकबर दी ग्रेट, औरंगजेब, जिसने कत्लेआम किया, जितने जनेऊओं का ढेर लगाया सिर काट के। आज यही भाषा जो मुगल भाषा बोलते थे, जो मुगलों ने अत्याचार किया, ये कांग्रेस के युवराज बोल रहे हैं। और यही है कांग्रेस के, अभी आदेश जी बात कर रहे थे, इन सभी बातों से इनका अपना घर भी टूट रहा है, ये समझ लीजिए। जहां से आदेश जी बिलोंग करते हैं, उसी दिल्ली के अध्यक्ष ने भी रिजाइन किया है, क्योंकि जब पानी सिर से ऊपर आ जाता है तो सबको हटना पड़ता है, ये समझ लीजिए। ये जो मानसिकता वाली जो सोच है, जो गुलामी वाली सोच है, जो मुगलों वाली सोच है, वो देश में बटराव, उसका बिखराव करने की सोच है, वो कांग्रेस की नियति बन चुकी है। और ये जो हमारे महानुभाव, जो हमारे पूर्वज, तो अनिल जी, शिक्षा व्यवस्था में जो सिलेबस है उसे बदलिए ना, अब क्या दिक्कत है? 10 साल से तो आप हैं, सिलेबस बदलिए। अब मैं उस पर कमेंट्स नहीं कर रहा, आप जाके पढ़िए तो देखिए, कुछ ना कुछ तो चेंजेस आया है। कुछ ना कुछ नहीं सर, बहुत कुछ जगह जरूरत है। सुनिए, और देखिए, हमें क्या पढ़ाया गया? गुलाम हम 200 साल रहे, हमें पढ़ाया गया 200 साल की गुलामी, लेकिन गुलामी तो हम 700 साल की झेल के आए हैं। मैं बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अब औरंगजेब लेन का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हुआ है ना जी। कर्तव्य पथ का नाम भी तो बदला है, राजपथ को कर्तव्य बनाया है। जहां पर जॉर्ज पंचम नाम बदलने से नहीं होता है, किताबें बदलने से होती है। बच्चे किताब पढ़ते हैं। आप अभिषेक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप जाके देखिए, जब भी कुछ ना कुछ कोशिश हुई है, आप वो सिलेबस देखिए, पर जब भी कुछ होता है तो ये कांग्रेसी लोग ही ज्यादा चिल्लाते हैं। मैंने बताया, इंडिया गेट पे भी जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लगी है। आप कितनी चीजें कीजिए, इन्होंने तो सिर्फ एक पार्टी का राज और मुगलों का अकबर रोड, यही सब बनाए हैं। ये सारा हो चुका है, और हमने कहा है कि 2047 में जब विकसित भारत होगा, वो बिल्कुल स्वदेशी होगा। इस बात को मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, ओंकारेश्वर जी आपके पास आ रहा हूं। समझना ये चाहूंगा कि जिस तरीके से चीजें अब हो रही हैं, बयान जिस तरीके से आ रहे हैं, आपको लगता है कि वर्तमान समय में, हाँ इतिहास को हमें देखने की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में चुनाव के समय इन चीजों की कोई आवश्यकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों की आवश्यकता है। चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, इस तरह के बयानबाजी, उन बयानों में से हम कहाँ इतिहास को ढूंढ रहे हैं। ये इतिहास को ठीक करने का वक्त था। जैसा आपने कहा, सिलेबस ठीक करना था तो आप 10 साल में ठीक कर लेते, जो जो गड़बड़ियां आपको लगती है आप सुधार कर लेते। लेकिन इस वक्त जनता ये जानना चाहती है कि हमारे मुद्दे कहाँ हैं। जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर दोनों पार्टियां क्या रुख अपना रही हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किसानों का मसला हो, या और भी बहुत सारे मसले इस देश के सामने हैं। प्रधानमंत्री ने एक बड़ा विजन रखा है कि 2047 तक भारत को प्रथम बनाना है। अब किस फील्ड में प्रथम बनाना है, उस फील्ड के लिए हमारा क्या विजन है, उस पर हमारी क्या चर्चा है, उस पर हमारी 10 साल की उपलब्धियां क्या हैं, और उसको कैसे हम लेके जाना चाहते हैं, कैसे विभिन्न समाज के लोगों को जोड़ के और उसको कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। चर्चा इस बात पे होनी चाहिए। चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि 10 साल में हमारी ये उपलब्धियां रही और ये आगे का एजेंडा। दिक्कत ये है कि एजेंडे पर बात नहीं हो रही है, बेवजह की चीजों पे बातें हो रही। तो जनता इससे फेडअप हो चुकी है, जो कि देश की जनता कम से कम इतनी अनपढ़ नहीं है, चाहे वो कितनी गरीब हो। 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाना पड़ रहा है आज। तो आप सोचिए कि देश के हालात कहाँ हैं। 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है इस 140 में से 80 करोड़ लोगों को। तो वो लोग अपने मुद्दों को चाहते हैं कि वो सामने लाए, और आप इसी में इतिहास में पहले भी उलझे थे, आज भी उलझे हैं, कल भी उलझे रहेंगे। तो उनके मुद्दों पर ध्यान कब देंगे? तो मेरा ये मानना है कि चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, उसको जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करनी चाहिए। चुनाव का समय है,
अपने घोषणा पत्र पर बात करनी चाहिए, अपने घोषणा पत्र की बिल्कुल। एक और शख्स है, उनके बयान को मैं एक छोटा सा कोट करते हुए मैं आपके पास ओंकारेश्वर जी आ रहा हूं। गौरव वल्लभ जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गए हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बना लेंगे, तो विपक्ष हंसता है और ये कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता है। अरे हो सकता है या नहीं हो सकता है, आप अपना विजन दीजिए कि आप 2045 में ही देश को विकसित राष्ट्र बना देंगे, तब जनता उस चीज पे भरोसा करेगी। क्या आपको लगता है कि विपक्ष इसमें थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है? दिक्कत यह है कि गौरव वल्लभ जैसे लोग जब एक दिन पहले भाजपा में कांग्रेस में होते हैं तो कांग्रेस की तरफदारी करते हैं और उसके तमाम तर्क ढूंढ लेते हैं, गढ़ लेते हैं। और जब भाजपा में जाते हैं तो भाजपा से जुड़े हुए, तो ये अवसरवादिता और ऐसे अवसरवादी नेताओं के बारे में, उनके बयानों के बारे में क्या कहना? ये निश्चित रूप से है कि देश को आगे बढ़ना है। नहीं, लेकिन देखिए, एक विजन, आपने एक लकीर देखी, अगर आप उस लकीर से बड़ी लकीर दिखाएंगे तभी तो जनता भरोसा करेगी। ये तो बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सही हूँ, सहमत हूँ कि भाई कांग्रेस को भी एक बड़ा विजन दिखाना पड़ेगा। तो ये देखना चाहिए कि उनके जो न्याय पत्र है, उनकी जो 25 गारंटियां हैं, उसमें वो विजन कितना है, उसमें क्या वो समावेशी विकास की बात कर रहे हैं कि नहीं, क्या वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा पा रहे हैं कि नहीं। तो कांग्रेस को भी इसमें नहीं फंसना चाहिए कि भाजपा क्या कर रही है, कौन से मुद्दे उठा रही है। उसको अपने मुद्दों पर स्टिक रहना चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए। और भाजपा को तो बिल्कुल अपने मुद्दों की बात करनी चाहिए, उन उपलब्धियों की चर्चा करनी चाहिए। सरदार पटेल की चर्चा आपने की, सरदार पटेल कांग्रेसी थे, अच्छे थे, देशभक्त थे। आ रहा हूं अनिल जी, आ रहा हूं। स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए वो देशभक्त नहीं थे क्या? दूसरे लोग देशभक्त नहीं है? इन सब मुद्दों पे आज बेवजह की चर्चा करके जनता को जो है, वो जनता को बहुत हम कोई सही पिक्चर दिखा पा रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ठीक है निरंजन जी, आपको अगर लंबी लकीर खींचनी है तो आप वो दिखाइए, आपको विजन दिखाना पड़ेगा। आपको लगता है कि अभी जो हम वर्तमान परिस्थिति में देख रहे हैं, एक नेगेटिव पॉलिटिक्स देख रहे हैं, वो चीज हमें दिख नहीं रहा जो हमारे देश को आगे ले जाने को लेकर के देश की तमाम पार्टियां सोचें? देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, विश्व का कोई भी राष्ट्र, विश्व की कोई भी सभ्यता जब तक अपने विचारों पे, अपने स्वदेशी संस्कारों पे, अपनी संस्कृति पे और अपने आप के ऊपर अगर गर्व नहीं करेंगे, अगर आत्मसम्मान को अगर वो अपना सिरोधार्य अगर सिर पे लेके नहीं चलेंगे, तो कभी भी ऐसी किसी भी संस्कृति का आप ये समझ लीजिए या तो समूल नाश हो गया है या फिर उसका वो विकास से दूर रही है। और हमारे यहाँ कदाचित आप ये समझ लीजिए, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि कोई भी वस्तु अगर मान लीजिए स्वदेशी है तो कहीं ना कहीं उसको इस एक हमारी मानसिकता ऐसी बना दी गई कि अगर वो स्वदेशी वस्तु है तो वो समझ लीजिए वो घृणा करने लायक है या वो हल्की होगी। और ये मानसिकता कहाँ से बनी? भावना हमारे अंदर भरी गई है। अभिषेक जी मैं बता रहा हूं आपको, ये मानसिकता कहां से भरी गई? जैसे आपने अभी अपने प्रारब्ध में कहा कि भाई हमारे को केवल 200 साल की गुलामी पढ़ाई गई, हमें 700 साल की गुलामी नहीं पढ़ाई गई, जबकि इस देश के अंदर 500 साल मुगलों ने शासन किया, वो भी आक्रांता थे, और उसके बाद में अंग्रेजों ने शासन किया, वो भी आक्रांता थे। और कहीं ना कहीं अगर सच पूछेंगे तो अंग्रेजों से ज्यादा अत्याचार मुगलों ने किया, अंग्रेजों से ज्यादा विनाश और अंग्रेजों से ज्यादा कत्लेआम जो है वो मुगलों ने किया। ये चीज इसको कोई झुठला नहीं सकता, पहली बात। लेकिन आप ये चीज देखिए कि जो हमारे देश के जो तत्कालीन नीति नियंता थे, अब क्या परिस्थितियां थी क्या नहीं थी मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन जिनकी मानसिकता ये थी कि जिन्होंने सन 1938-40 के अंदर एक किताब लिखी, भारत एक खोज, यानी कि 1940 से पहले भारत नहीं था, यानी कि वो इनके आने के बाद में इन्होंने खोजा। तो पौराणिक इतिहास को कैसे झुठला सकते हैं? जो हमारे यहाँ हजारों साल पुरानी जो कुएं हैं, जो बावलियां हैं, जो धर्मशालाएं हैं, जो मंदिर हैं, जो हमारी जो सभ्यता है, जो पुरानी जो 2-2 5-5 हजार साल पुरानी प्राचीन जो सभ्यताएं निकल रही हैं, ये उनको कैसे झुठला सकते हैं? और जिस तरीके से अभी आदेश भारद्वाज जी कह रहे थे, देखिए मुझे एक चीज की बहुत बड़ी घोर आपत्ति है कि मुझे एक बात बताइए, क्या महाराजा रणजीत सिंह जमीन छीनू राजा थे? क्या शिवाजी महाराज जमीन छीनू राजा थे? और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कह रहे हैं कि पहले जो है लोगों को केवल प्रताड़ित किया जाता था। अरे भाई, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जब मुगल आए, जब यहाँ पे जो मुगल शासन हुआ या मुस्लिम शासन हुआ, उसके बाद से ये सारी की सारी व्यवस्थाएं नहीं, हमारे यहाँ जो व्यवस्था है एक हिसाब से समझ लीजिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का उत्तम उदाहरण है राम राज्य।
जिसको हम आज भी कहते हैं कि राम राज्य का हम राम राज्य बनाएंगे, क्योंकि एक समाज के अंतिम व्यक्ति के लांछन लगाने से भगवान राम ने राजपाट त्याग दिया और आप ये समझ लीजिए निर्वासित होकर के अपना जीवन बिताया। लेकिन आज भी इनको मुगलों का अत्याचार दिखाई नहीं देता कि जिस तरीके से आजादी के बाद में आपने देखा होगा अभिषेक जी, हमारे लुटियंस जोन की बात करूं तो 43 चौराहे ऐसे थे जो अंग्रेजी लेकिन शासकों निरंजन के, जी, ये अंग्रेजी सब गवर्नरों के- इतिहास है, ये सब नहीं, इतिहास है। आज मैं चुनाव है अभी और मैं चुनाव आपको- के समय इसकी आवश्यकता क्यों? मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा मुझे पूरा करने दीजिए। हाँ। आजादी सन 1947 के बाद में लुटियंस जोन के अंदर 43 चौराहे ऐसे थे जो अंग्रेजी शासकों के या अंग्रेजी गवर्नरों के नाम से थे, और कम से कम आप ये समझ लीजिए 22 चौराहों के ऊपर उनके पुतले लगे हुए थे। अब मुझे एक बात बताइए, अगर नामों से फर्क नहीं पड़ता, अगर प्रतीक चिन्हों से फर्क नहीं पड़ता, तो 1947 में देश की सत्ता हस्तांतरण के बाद में उन नामों को चेंज करके मुगल रोड, मुगल गार्डन, अकबर रोड, शाहजहां रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, यानी कि एक तरह का आपने दोबारा से आजादी के बाद में क्यों नहीं वहां पे, मुझे एक बात बताइए, बंदा सिंह बहादुर मार्ग बना, क्यों नहीं वहां पे आजादी के बाद में, मुझे बताइए महाराजा रणजीत सिंह रोड क्यों नहीं बनी, वहां पे मुझे एक बात बताइए क्यों नहीं वहां पे साहबजादा रोड बनी। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो ये प्रेम है ये इनकी नसों में और ये इनकी मानसिकता में है, और वो आज भी कहीं ना कहीं परिलक्षित होता है। आज भी आप ये समझ लीजिए अभिषेक जी, अगर कोई दुष्टता का उदाहरण देना है तो राजा महाराजा थे, मुगल और बादशाह तो बड़े जिसको कहते हैं जन प्रेमी थे, और वो ठीक तो है। बहुत सेवाभावी थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब इनको समझना चाहिए, और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि अभी जो सर, सारी लेकिन बातें हो रही है, निरंजन जी, ये सब तो सही है, लेकिन ये बच्चों को सिखाएगा कौन है, कैसे पढ़ाएगा? जब तक ये सिलेबस में नहीं होगा, सिलेबस में जो रहेगा बच्चे तो वही पढ़ेंगे, चाहे आप कुछ कर लीजिए। अभिषेक जी, बदलना तो आपको यही सिलेबस सबसे- पड़ेगा, ये मंच से अभिषेक जी, बयान दे करके तो नहीं होगा। अभिषेक जी 20 सेकंड और लूंगा मैं आपसे। यही सबसे बड़ी विडंबना है कि अगर हमारे पास स्वदेशी इतिहास और हमारा अगर गौरवशाली इतिहास हमारे को पता है, तो वो केवल किंवदंतियों में पता है, क्योंकि मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को बताई, मेरे पिताजी ने मुझे बताई, मैं अपने बच्चों को बता रहा हूं। तो इसी तरीके से, जबकि हमारे यहाँ तो जिसको कहते हैं हर एक समुदाय के अंदर, चाहे जाट वंश हो, चाहे गुर्जर वंश हो, चाहे यादव वंश हो, ठीक चाहे है। तमाम जो वंश है, चाहे तो सिख वंश हो, ये तो हर एक सिलेबस बदलने से ही होगा। आदेश जी, अगर विजन 2047 का कोई दिखा रहा है तो आप 2040 का विजन दिखाइए ना, क्या दिक्कत है कि 2040 में हम देश को विकसित करेंगे? बस बस बिल्कुल अभिषेक जी, यही हम कहना चाहते हैं कि जो सरकार 2000 का नोट लेके आई, वो सरकार अपनी लाई हुई करेंसी 2000 के नोट को भी 5 साल नहीं चला सकी। वो 2047 के लिए देश को बरगला रहे हैं। जो सरकार पिछले 10 साल से देश को चला रही है, उसने देश के नौजवानों को किया दिया वो नहीं बता रही, वो मुगलों पे ले जा रही है। पोदार जी कहने के लिए पत्रकार है, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन मुगलों की और अंग्रेजों की बात करते हैं, इस सरकार से ज्यादा बेरोजगारी उसकी बात भूल जाते हैं। इस देश में डॉक्टरों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, किस तरह की पढ़ाई हो रही है, कितनी महंगी पढ़ाई हो रही है, उसकी बात नहीं करते। आज एमबीए करना, उसकी पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है। आईआईटी की फीस कितने गुना बढ़ा दी है। बच्चों के जो स्कॉलरशिप मिलती है उसको खत्म कर दिया है। कोई नया हॉस्पिटल नहीं बनता। प्रधानमंत्री जी जिस हॉस्पिटल का उच्चारण करते हैं वो हॉस्पिटल बन गया, वहां पे आप जैसा कोई खोजी पत्रकार जाता तो अस्पताल बना हुआ नहीं। आदेश जी, तो मंच से ये मुद्दे कहाँ? मंच से तो आप ही कह रहे हैं कि राजा महाराजा छीन लेते थे। पोदार जी ने बंदा बहादुर जी के नाम की बात की। बंदा बहादुर जी के नाम का रोड दिल्ली के अंदर बना हुआ है, उनके नाम का बहुत बड़ा बस डिपो भी बना हुआ है, लेकिन अब बनाया हुआ है साहब के नाम पे भी यहाँ पे एक सन 2016 में बना है भाई साहब। इसका नाम बदल के मुझे सर, हिंदुस्तान में, भारत में अकबर रोड की जरूरत क्यों है? भारत में हुमायूं रोड की जरूरत क्या है? मुझे भारत में अकबर रोड की जरूरत क्यों है? क्या जरूरत है अकबर की? अकबर हिंदुस्तान का था। मुझे बड़ी खुशी होती कि गुजरात के सरदार पटेल स्टेडियम के साथ में एक इमारत और खड़ी करते और उसका नाम लगते मोदी स्टेडियम, की दिक्कत नहीं होती। लेकिन सरदार पटेल जी के नाम की बात करने वाले सरदार पटेल जी के नाम पे बनी हुई इमारतों को अपने नाम पे कर रहे हैं, क्योंकि देश के पास बनाने के लिए कुछ बता नहीं। वो दूसरे, वो राहुल गांधी जी ने कहा तो वो वही प्रथा कर रहे हैं जो हमारे संविधान से पहले थी।
हमने उस प्रथा को संविधान से बदला और हर साल 5 साल का कार्यक्रम देश को दिया और उस 5 साल के कार्यक्रम को काफी हद तक फुलफिल किया, जिससे देश में रोजगार मिला, हरित क्रांति आई, तमाम चीजें आई और देश दुनिया का सबसे गरीब और कमजोर देश जो था वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की श्रेणी में आया। ठीक है आदेश जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। ब्रेक के बाद मैं सीधे आपके पास फिर से आता हूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है। एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं और आदेश जी सीधे आपके पास आते हुए, सर ये तमाम चीजें हैं, आप टीवी चैनल्स पे बैठ करके अगर मुद्दे गिनवा रहे हैं, मंच से वो मुद्दे क्यों गायब हो जा रहे हैं? मंच से आप खड़े होकर के पूछ रहे हैं और बता रहे हैं कि राजा महाराजा जमीन हड़प लिया करते थे। मुद्दे उठाइए ना सर, मुद्दे नहीं उठा रहे आप। अभिषेक जी, हमारा 48 पेज का घोषणा पत्र है। हमने अपने घोषणा पत्र के अंदर तमाम वो चिंताएं जाहिर की हैं जो आज देश के ज्वलंत मुद्दे हैं और उनको किस तरह से हल किया जाएगा, उसको उनकी प्राथमिकताएं तय की गई हैं। जो मैंने भी आपको ये कहा कि 30 लाख रोजगार देंगे, ये सरकार में स्वीकृति पद हैं जो ये सरकार पिछले हर सालों से उनके विज्ञापन निकालती है, हजारों करोड़ रुपया उन स्टूडेंट से हटती है और फिर पेपर लीक करा के उन सबके साथ धोखा करती है। इस परंपरा को हमने खत्म करना है, ये हमारा संकल्प है। हमने 5 तरह के न्याय रखे हैं। सर, एक न्याय हमने घोषणा पत्र की बात कही, घोषणा पत्र 40 पन्नों का आपका घोषणा पत्र है। 96 से 97 करोड़ वोटर्स हैं हिंदुस्तान में। कितने वोटर्स ने आपके घोषणा पत्र को पढ़ा है? घोषणा पत्र लोगों तक पहुंच कहां पाता है सर? तो घोषणा पत्र से ज्यादा जो मंच पे चीजें होती हैं, लोगों तक वो पहुंचते हैं। अभिषेक जी, मंच पे ही ये बातें भी होती हैं और मंच पे जो मोदी जी झूठ का प्रचार करते हैं, झूठ बोलते नहीं सर, मंच पर तो हैं, ये सच है क्या राजा महाराजा लूटा करते थे? ये सच है? ये देश की सारी संपत्ति जो है 2-3 व्यक्तियों को सारा बेचना चाहते हैं। आदेश जी, नहीं, जो राहुल गांधी ने बोला कि राजा महाराजा छीना करते थे संपत्ति, क्या वो सही है? हम इसका विरोध करते हैं सर। आप उनका विरोध कीजिए, बिल्कुल आपका हक है, लेकिन आप मुझे ये बताइए जो राहुल गांधी बोल रहे हैं क्या वो सही है? इस रेल में 55 साल से ज्यादा की महिला कौन छीना करते थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने छीना था, खत्म कर दिया, अशोक ने छीना था, किसने छीना था? ये मोदी जी ने छीना था। 60 साल से ज्यादा के उम्र के व्यक्ति को रेल में आधा टिकट लगता था, मोदी जी ने उसकी सुविधा को छीन लिया। हम इसका विरोध करते हैं। किसके लिए छीन लिया? जिसको रेल बेच रहे हैं और पूरा में टिकट तो इसमें राजा महाराजा कौन? मोदी जी को आप राजा महाराजा की श्रेणी में रख रहे हैं? देश की जनता ने उनको चुना है, महाराजा बनाए जा रहे हैं ना, देश की जनता ने उनको चुना है सर। वो लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आए हैं। के अंदर राजा महाराजाओं से, अरे भाई 536 राजा महाराजा ही तो थे जो रियासत थे। अभिषेक जी, जो सरदार पटेल जी ने किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, कांग्रेस की सर्वसम्मति से सहमति बनी, उस 536 जगह पे बटे हुए भारत को एक। ठीक है, अनिल जी इस पे रिप्लाई करना चाह रहे हैं। अनिल जी बोलिए जल्दी से। अनिल जी, सब राजाओं के अधिकार। अरे बस हो गया सर, हो गया। ठीक है आदेश जी। अभिषेक जी, कांग्रेस के हुआ। अरे भैया बस सुन लीजिए आदेश जी, आप रिप्लाई सुन लीजिए। अभी उस टाइम पे क्या है? अरे हो गया, राष्ट्रीयकरण किया तब भी इन्होंने विरोध किया था। ठीक है सर, अब रिप्लाई सुन लीजिए प्लीज। अंग्रेजों के शासन को अच्छा बता रहे थे क्योंकि उस वक्त भी ये लोग अंग्रेजों के साथ थे। यही तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, यही तो अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे, यही तो उस वक्त के स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गवाहियां दे रहे थे। ठीक है सर, अब सुन लीजिए, बोलिए अनिल जी। अभिषेक जी, मेरा निवेदन है कि मुझे समय दिया जाए और इस तरीके से अगर कोई इंटरप्ट करेगा ठीक नहीं है। नहीं, बोलिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ये बोल रहे थे, इनके तो अध्यक्ष नहीं छोड़ दिए हैं कांग्रेस, अब इनका भी नहीं पता कल ये कहाँ पर होंगे। जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनका कुछ खुद नहीं पता इनको कि कल कांग्रेस में होंगे या नहीं होंगे। जहाँ तक हमारे विजन की संकल्प पत्र की बात हुई, देखिए मैं आपको ये अपना स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, और जिस वक्त चुनाव की घोषणा हुई थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमने 10 साल में काम किए हैं उसके दुम पे चुनाव पे उतरे हैं।
और ये हमारा 70 पेज का संकल्प पत्र है, और विकसित भारत का हम कैसे निर्माण करेंगे वो सारी चीजें डिटेलिंग दी हैं। और हम तो इसी बात की चर्चा करते हैं, पर ये जो मुगलिया सोच वाले युवराज है, जब ये कोई बात करते हैं, लोगों की संपत्ति छीनने की बात करते हैं, पहले एक जगह तो ये कहते हैं कि लोगों की संपत्ति का बंटवारा करेंगे, एक जगह ये कहते हैं कि राजा महाराजों ने इसका इस बोलिए अनिल जी। लगता है अनिल जी से संपर्क टूट गया है, फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक आपके पास आते हुए ओंकारेश्वर जी समझना यही चाहेंगे कि चुनावी मंच से मुद्दों की बात होनी चाहिए, लेकिन मुद्दे हम लगातार देखते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि आज कोई पहले चुनाव में, हर चुनाव में यही होता है। ठीक है, लगता है आ गई आवाज। बोलिएगा एक बार अनिल जी। हाँ ठीक है, बोलिए। अभिषेक जी, मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। नहीं बिल्कुल, आपका फ्रेम चला गया था, इस वजह आपका फ्रेम चला गया था, अभी आ गया। बोलिए। मैं इंटरफेयर नहीं करता किसी की बातों में। फ्रेम तो ये इनकी सोच दर्शाती है। अब इन्होंने रोजगार की बात करी, इनको जरा आंकड़े और जरा पढ़ के आना चाहिए। पिछले सालों में देश में 7 करोड़ नए 7 करोड़ प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुले हैं। वो किसके खुले हैं? रोजगार मिले नहीं मिले? 43 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन मिले, रोजगार मिले नहीं मिले? रियल एस्टेट में 3 करोड़ रोजगार, पर क्योंकि इनकी अपनी दुकानें बंद हो गई, जो भ्रष्टाचार की दुकान है, इसलिए ये तिलमिला रहे हैं। और ये कांग्रेस का कुनबा तो डेली बिखर रहा है। इनके जब अध्यक्ष तक रिजाइन कर रहे हैं तो किसकी बात करेंगे? तो ये सब ये किसी मुंह दिखाने लायक नहीं है। ये ऐसा पार्टी है जिन्होंने सरदार पटेल का हक मारा। अरे हमने तो सरदार पटेल को सम्मान दिया, सबसे विश्व की सबसे ऊंची उनका स्टैच्यू लगा है, आज लाखों लोग वहां देखने जाते हैं। आप किसकी बात करते हैं साहब? नरेंद्र मोदी जी का विजन जो विकसित भारत, आपको दिक्कत यही होती है कि आप देश को गरीब रखना चाहते हैं। अगर हम 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं तो आपको दिक्कत होती है। तो आपको अगर 225 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देती है, अगर 2000 रुपए वाले बंद होते हैं क्योंकि आपके पास जो काला धन था, जो अंदर दबा हुआ था, वो निकल गया, इसलिए दिक्कत होती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में अगर किसानों के पास पैसा पहुंचता है तो आपको दिक्कत होती है, क्योंकि पहले आपके प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था 1 रुपए के 10 पैसे मिलते हैं, अब वो खत्म हो गया। अब डायरेक्ट अगर 1 रुपया भेजता है तो 1 रुपया पूरा मिलता है, बल्कि ब्याज भी मिलता है। पर ये उसमें चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे संकल्प पत्र में चर्चा नहीं करेंगे। हमने तो बिल्कुल बोला है, पब्लिकली बोला है, डिटेल में बोला है कि हमने 10 साल में ये काम किए और आगे हमारा ये विजन है। हमने इतने रोजगार दिए, इतने। ठीक है अनिल जी, जरा सा आपको रोक रहा हूं। इस समय स्मृति ईरानी रोड शो कर रही हैं, तस्वीरें जरा दिखाते हैं, जरा फुल फ्रेम तस्वीर आपको दिखा देते हैं। अमेठी से वो अपना पर्चा दाखिल करने वाली हैं और उससे पहले वो रोड शो कर रही हैं। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं अमेठी से। तो देखिए तस्वीरें, चलिए हम आपको दिखाएंगे। अनिल जी बोलिए, तस्वीरों को दिखाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वो दिखाएंगे हम थोड़ी देर में। बताइए अनिल जी। देखिए मेरा यही कहना था, क्योंकि जिस तरीके की इनकी सोच मुगल साम्राज्य वाली सोच है, इसलिए ये बात करते हैं। ये क्या करेंगे ये बताते ही नहीं है। हम बताते हैं कि हमने 10 साल में ये काम किया, हम डंके की चोट पे बताते हैं। और हम विकसित भारत को कैसे बनाएंगे, 2047 में विकसित भारत कैसे, तो हमारा पूरा ब्लूप्रिंट है, हमारा ये सब सही है, लेकिन मंच से ये चीजें गायब हो जाती हैं। देखिए मंच से बिल्कुल गायब नहीं होती, पर अगर ये हमारे पूर्वजों को कोसेंगे तो हमें इनका जवाब देना पड़ेंगे। ये हमारे राजा महाराजों को कहेंगे, लूटने वाला बताएंगे, तो हमें इनका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि लूटा कांग्रेस ने है। इनकी सोच ऐसी है, उसका जवाब देना पड़ेगा। हम अपने एजेंडे से नहीं हट रहे, हम हमेशा इस पे तो फिर अनिल जी, अगर ये जन जन तक पहुंचाना है, तब तो आपको सिलेबस बदलना पड़ेगा, सिलेबस में बदलाव लाना पड़ेगा। मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करूंगा। आप जाके देखिए किताबों को। आज देश में देखिए राम राज्य आ रहा नहीं आ रहा, 500 साल के इतिहास में राम मंदिर का निर्माण हुआ नहीं। आप कितने एग्जाम्पल में दूं आपको इसको? पर जो आपने सिलेबस की बात कही, मैं आपकी उस बात से सहमत हूं। सिलेबस को कंप्लीट ओवरऑलिंग होनी चाहिए और उसकी शुरुआत हो चुकी है।
पर हमें जवाब देना पड़ेगा जब कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त होती है, जब कांग्रेस की मुगल सोच दर्शाती है, कांग्रेस के युवराज अपनी मानसिकता दर्शाते हैं, ठीक है। जब वो संपत्ति के अब बंटवारे की बात ओंकारेश्वर करते जी, हैं, तो हमें उसका भी जवाब देना देखिए, पड़ेगा। सबसे अहम चीज क्या होता है, इतिहास बदला नहीं जा सकता है। हाँ, अपने अपने तरीके से उसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। राजस्थान का मामला शायद आपको याद होगा, वहां हम अक्सर देखते हैं 5 साल का, वहां पे पिछले 30 सालों में हमने देखा है बीजेपी और कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस की सरकार आती है, अपने हिसाब से वहां के सिलेबस बदल दिए जाते हैं, बीजेपी की सरकार आती है, अपने हिसाब से बदल दिए जाते हैं, सेंटर में होते हैं महाराणा प्रताप। तो अगर बच्चों तक आपको रियल इतिहास पहुंचाना है तो आपको सिलेबस बदलना पड़ेगा, मंच से बोल देने से तो नहीं होगा कुछ। मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव सिलेबस बदलने का चुनाव है। खैर, अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि वो कंप्लीट ओवरहॉलिंग कर देंगे। उनके पास पहले भी वक्त था, अटल जी की सरकार से लेके और अभी पिछला 10 साल भी था, सारी ओवरहॉलिंग कर देना चाहिए था। ये बात खत्म कर देनी चाहिए जो इतिहास की चीजें थी, अब उनको अपने उस पे आना चाहिए था। अभी उन्होंने जिक्र ये भी किया कि 70 पेज का हमारा संकल्प पत्र है। ये संकल्प पत्र शब्द लोग भूल जाएंगे अगर आप इसकी चर्चा इतनी कम करेंगे, क्योंकि मंचों पर इस संकल्प पत्र की चर्चा नहीं हो रही है। वो न्याय की गारंटी और कांग्रेस के घोषणा पत्र पे इतनी चर्चा हो रही है जैसे आप भी मान चुके हो कि कांग्रेस सरकार बना रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप अपने संकल्प पत्र पर कायम रहें, आप अपने मुद्दों पर कायम रहें। आप भी अगर इधर उधर के मुद्दों पे जा रहे हैं कि हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज, अरे इस देश के पूर्वज एक ही थे, वो कांग्रेस के भी थे, वो भाजपा के भी थे, वो किसी और पार्टी के भी थे। इसीलिए जैसे आपने कहा सरदार पटेल किसी भी पार्टी के हो, इस देश के अगर नेता थे तो थे, सबके मन में रिस्पेक्ट है। ऐसे बहुत से नेता हैं जिनका पार्टियों से इतर रिस्पेक्ट सभी पार्टियों में रहा है। इसलिए मुझे लगता है, और ये जो देश का युवा है वो इसमें देखता है कि भाई सिलेबस पढ़ लिया, सब डिग्रियां हासिल करनी, नौकरी तो दे दो, तो नौकरी देने की बात कोई नहीं कर रहा है। वो देखता है कि पेपर लीक हो जा रहा है। आज राजे महाराजे की बात कर रहे हैं, राजपूतों का बड़ा वर्ग एक आंदोलन लेके खड़ा है, हम उसके आंदोलन की बात नहीं करते कि ये क्यों आंदोलन कर रहे हैं, इनको क्या तकलीफ हो गई, हम उनके राजे महाराजे तक पहुंच रहे हैं। किसने पार्लियामेंट में क्या कहा, किसने काउंटर, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के काउंटर क्लेम्स हैं कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा। अगर वीडियोस आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो वो दिखाएंगे कि भाजपा ने भी ये कह रखा है राजे महाराजे के बारे में। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दे चुनाव के मुद्दे होने चाहिए, वो भी ऐसे 75 साल अमृतकाल। ठीक है ओंकारेश्वर जी, जरा सा आपको रोक रहा हूं, इस समय तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरें दिखाते हैं स्मृति ईरानी की। इस समय रोड शो कर रही हैं, वो अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए जा रही हैं उस सीट से जो शायद इस समय सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। वो सीट है अमेठी की। जी हां, अमेठी जो एक समय कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, उस सीट से 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा और कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा था। यहां देखिए, इस समय रोड शो चल रहा है स्मृति ईरानी का। अब कांग्रेस ने फिलहाल यहां से अपना उम्मीदवार नहीं दिया है। एक तरीके से कहें, स्मृति ईरानी राहुल गांधी को ललकार भी रही हैं कि आइए एक बार फिर से अमेठी में। लेकिन यहां पे बड़ा ही दिलचस्प सा सीन बना हुआ है अमेठी की अगर बात कर ली जाए तो ये देखिए, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और यहां से दिलचस्प चीज ये भी है कि अगर राहुल गांधी यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं तो दो परिस्थितियां बनती हैं, या तो राहुल गांधी की जीत या राहुल गांधी की हार। अगर राहुल गांधी की हार होती है तो फिर कांग्रेस के लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, लेकिन जीत अगर हुई तो फिर चुनौतियां बढ़ जाएंगी कि राहुल गांधी वायनाड से भी अगर जीत जाते हैं, अमेठी से भी जीत जाते हैं, तो चुनेंगे किसे, अमेठी को या वायनाड को? क्योंकि अगर अमेठी को छोड़ते हैं तो फिर यहां से मुश्किलें जैसे हैं वैसे रहेंगी और उत्तर भारत में हिंदी पट्टी क्षेत्रों में कांग्रेस के लिए मुश्किलें कम है नहीं। अगर वायनाड को छोड़ते हैं तो फिर दक्षिण में जिस तरीके से मजबूती से कांग्रेस बढ़ रही है आगे, उसको एक बड़ा झटका लग सकता है। तो इसी वजह से काफी उहापोह की स्थिति अगर कहें तो वो कांग्रेस में देखने को मिल रही है। फिलहाल थोड़ी देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगी स्मृति ईरानी।
तो चलिए वापस चर्चा की ओर रुख करते हैं। ओंकारेश्वर जी जल्दी से बात पूरी कीजिए, फिर मैं निरंजन जी के पास जाता हूँ। मैं वही आखिरी लाइन कह रहा था कि इस समय जो देश हमारा 75 साल आजादी की पूरी कर चुका है, और जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम अमृत काल में प्रवेश करते हैं, अगला 25 साल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगले 5 साल की भी कुछ चर्चा कर लें, 25 साल की भी चर्चा करें, उससे आगे की भी चर्चा करें। इस देश में जब राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे, उस समय उन्होंने विजन 2030 की बात करी थी, और तब भी हम पढ़ा करते थे जापान जैसा देश विजन 2050 की बात करता है। तो हम कहीं ना कहीं इस मामले में पिछड़े हुए हैं। आज भी हमारा विजन 2050 तक नहीं पहुंचा, 2047 तक पहुंचा है। और वो भी क्या विजन है? हमारी प्लानिंग कमीशन जो थी वो प्लानिंग कर रही है कि नहीं कर रही, नीति आयोग बन गया है, अब तो विजन ही नजर नहीं आता। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री जी ने लागू की, उसको घोषणा की, वो जमीन पे नजर नहीं आती है। वो देखना चाहिए कि कौन से ऐसे मुद्दे जो जमीन पे उतर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक विजन दिखा देने से नहीं होगा, उसके इम्प्लीमेंटेशन का रास्ता भी दिखाना पड़ेगा। और साथ एक साथ यही है ना, देखिए पॉजिटिव सियासत इसी को कहते हैं। अगर विजन दिखाया गया तो उसमें जो धरातल पे नहीं दिखा, आप सवाल उस पे उठाइए ना। सवाल भी तो ऐसे ऐसे उठते हैं जिसका न सिर न पैर, वो वाली हाल है। ये कि जो विजन दिखाया गया था कि 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, अभी उन्होंने कुछ आंकड़े गिनाए, उस पर कांग्रेस को चर्चा करनी चाहिए, दूसरे को चर्चा करनी चाहिए कि वो नौकरियां मिली कि नहीं मिली, महंगाई बढ़ी कि घट गई, पेट्रोल की कीमत बढ़े या घट गए। आप मुद्दों पे चर्चा कर लीजिए कि मुद्दे कहाँ हैं, जनता के मुद्दे कहाँ हैं, रोज रोज जो लोग उससे करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। निरंजन जी, अगर 2047 की बात की जा रही है, अब देखिए 2030 का विजन, 2055, कोई 2070 के विजन, हम देख रहे हैं पश्चिमी देश किस तरीके से विजन रख रहे हैं, लंबे लंबे विजन रखते हैं। अगर इस तरीके का विजन रखा जा रहा है तो विपक्ष ये कहता है कि पंचवर्षीय योजना हमारे यहाँ है, 5 साल से ज्यादा का हम सोचे ही नहीं क्या? देखिए अभिषेक जी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि छोटी सोच और पैर की मोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। तो उसी तरीके से जो आप कह रहे हैं, ये सोच और समझ का फर्क है। और रही बात विजन की, देखिए अभिषेक जी, आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जैसे अभी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं मुद्दों की, मुद्दे क्या है कि अभिषेक जी एंकरिंग कर रहे हैं, और अभिषेक जी की एंकरिंग में क्या क्या कमी रही है, ये कमी रही है, अभिषेक जी ने ये नहीं किया, अभिषेक जी ने वो नहीं किया। तो 50 कमियां मैं निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे ये भी साथ में बताना चाहिए, क्योंकि केवल कमी बता करके ऐसा नहीं है कि मुझे एंकर बना दो अभिषेक जी की जगह। मुझे ये भी बताना चाहिए कि देखो, ये मैं इससे इन अभिषेक जी से बेहतर एंकरिंग कर सकता हूं, या ये इन चीजों को इस तरीके से मैं सुधार करके कर सकता हूं। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं या जो राजनीतिक जो चर्चाएं हैं, वो केवल मुद्दों जो कमियां रही है ना, उनके ऊपर होती है कि इन कमियों के ऊपर इस सरकार को बदल करके और दूसरे ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दो जिसका ना संस्कार का पता है, जिसका ना भाषा का पता है, ना जिसको कहते हैं आचरण का पता है। मुझे एक बात बताइए कि मेरे को बड़ा क्षुब्ध होता हूं मैं कि जब राहुल गांधी जी सार्वजनिक मंचों से जब भाषण करते हैं तो अपने नाम के आगे 3 बार जी लगाते हैं, लेकिन जो उनसे 20 वर्ष बड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और इस देश के सर्वोच्च पद के ऊपर, प्रधानमंत्री पद के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको तू तड़ाक की भाषा करते हैं। ये कहां का संस्कार का, कैसे उनको राष्ट्र की चाबी उनके हाथ में सौंपी जा सकती है? मुझे एक बात बताइए अभिषेक जी, आप राहुल जी के किसी भी भाषण को उठा के देखिए, वो कहेंगे मेरे को लोगों ने बोला राहुल जी अपने नाम के आगे जी लगाते हैं। मगर यार बहुत अच्छी बात है, और उन प्रधानमंत्री जी के आगे तू तड़ाक करके बात करते इस नरेंद्र मोदी को, ऐसे होगा, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी वैसा। तो कहने का तात्पर्य ये है अभिषेक जी, केवल मुद्दे उठाने से नहीं, मुद्दों का समाधान बताने से सत्ताएं हाथ में दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे केवल इन कुर्ता खींचने वाली राजनीति जो है ना, उससे मुझे नहीं लगता कि देश का आज तक कोई भला हो पाया है या आगे हो पाएगा। ठीक है, आदेश जी रिप्लाई करना चाह रहे हैं। आदेश जी बोलिए जल्दी से। अभिषेक जी, मैं पोद्दार जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हम क्या करना चाहते हैं। हम वो करना चाहते हैं कि जो मोदी जी ने कहा कि 2022 में किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। उनकी आमदनी डबल नहीं, उनका खर्चा डबल हो गया। इसलिए देश में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। हमने पत्र में लिखा है कि किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे। तो जो मोदी जी ने 2022 में तक नहीं कर पाए, जो उन्होंने कहा था, अब वो 2047 तक बरगलाने की बात कर रहे हैं। तो हम किसानों के साथ खड़े हैं, उनका हल हमारे पास ये है। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हमारे 4 से 14 तक आपके पास सत्ता थी सरकार है
कि देश 4 के से 14 नौजवानों तक को सत्ता साथ थी, हम किसान किस तरह अंतिम से पायदान न्याय पे करेंगे, चला गया। आज उनके साथ उस अन्याय समय हो आप रहा है। इनको हम दो उनको बीटेक इनको पास 10 करने के 10% बाद नहीं दे खुदा पाए। मैं आपके बीच में नहीं बोला आज था, 100% सुन रहा था देने की बात आपकी कर रहे हो। तमाम बातों को, जो बेतुकी बातें थी, माफ करना, मैं बड़े अदब के साथ आपको कह रहा हूँ, जो बहुत सारी बेतुकी बातें थी जो आपने राहुल गांधी जी के बारे में की, लेकिन उसमें समय वेस्ट नहीं करूंगा। ये एक प्रेस्टिजियस चैनल है, ये अभिषेक जी एक बड़े एंकर हैं, मैं नहीं चाहता कि उनके दर्शकों का टाइम वेस्ट हो। एक ये मौका है अपनी बात रखने का, तो हमने उन नौजवानों को कॉलेज पास करने के बाद 1 लाख रुपए साल का मिलेगा, उनके लिए स्टाइपेंड अप्रेंटिसशिप की पोजीशन रखी है। देश के अंदर महिलाएं जो है अपने घर का खाना नहीं बना पा रही, 80 करोड़ लोग अपने घर के लिए राशन नहीं खरीद सकते। 10 सालों में ये देश की उपलब्धि मोदी जी ने दी है। हम उन परिवारों को इस योग्य बनाएंगे, 1 लाख रुपए परिवार की महिला को देंगे ताकि वो राशन खरीद सके और उस गरीबी रेखा से बाहर आ सके। वो पैसा उद्योगपतियों को रेल खरीदने के लिए ना देके इन गरीबों के घरों में जाए, ये हमारी योजना है। तो ये हमारी प्राथमिकताएं हैं, इस प्राथमिकताओं पे चुनाव है। तो मेरा तो अनुरोध सिर्फ यही है कि प्रधानमंत्री जी, जिनके पांव के नीचे की जमीन निकल गई है, वो देश को कहीं ना कहीं बरगला के हिंदू मुस्लिम करके नफरत और डर के भय से कोई उनको वोट दे दे, वो ये प्रयास कर रहे हैं। वो उस प्रयास के खिलाफ हमारा ये कार्यक्रम है। हम सकारात्मक बातें करते हैं। हमारा देश में इतिहास है कि हमने दुनिया के सबसे गरीब और कमजोर देश को मिलके आगे बढ़ाया, सबने सहयोग किया, देश आगे बढ़ा। आदेश जी, ये देश में सब रोज सही है, मैं लगते यही थे, बार बार लोगों पूछ को रहा हूँ, ये रोजगार चीजें नहीं मंच देते से थे। क्यों गायब हो इन्होंने जाती कहा हैं? कि इस देश का हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में जाएगा। मैं बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बालाकोट उड़ीसा के अंदर एक रेल दुर्घटना हुई, 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु उसके अंदर हुई। जिनके माँ बाप उसमें ट्रेवल कर रहे थे, उनके बच्चे वहां पहुंचना चाहते थे, जिनके बच्चे उस दुर्घटना में जिनके एक्सीडेंट हुआ या मृत्यु हुई, उनके माँ बाप किसी प्रदेश से वहां जाना चाहते थे। उस वक्त हवाई जहाज का टिकट लोगों को 70 करोड़ रुपए का 70,000 का खरीदना पड़ा। ये आप देख लीजिए कि कौन हवाई जो बैठ सकता है उससे भी हवाई जहाज छिनता ठीक जा है रहा आदेश जी, जल्दी से ये सरकार अनिल का जी काम आपके है कि पास आते सरकार हुए ने देश कि को नीलामी पे लगा आदेश दिया जी है। तो ये कह रहे हैं अब हम वो तो जिस पॉजिटिव मर्जी में पॉलिटिक्स जो करने मौका की होगा, कोशिश करते वो हैं, हम लेकिन इलेक्शन बीजेपी करेंगे, नेगेटिव हमारी पॉलिटिक्स बीजेपी करती है। करेंगे और सरकार ठीक है उनसे आदेश जी, अब जल्दी से अनिल जी से अरे इसका बस रिप्लाई हो ले रहा गया। हूँ। के माध्यम से पैसा ले लेगी। अरे ठीक है आदेश सरकार जी। ने लंबा लूट का हिस्सा फिर- मुझे दे दो। ये अरे लूटो ज्यादा और झूठ लूट मत का बोलिए, हिस्सा अब मुझे शांत दे हो दो। जाइए। उसमें बोल ठीक पे है आदेश जी, अब ज्यादा सुन लीजिए झूठ रिप्लाई। मत बोलिए, अब शांत हो जाइए। ठीक अरे साहब ज्यादा ज्यादा झूठ झूठ बहुत ऑक्सीजन बोलिए। के कारण अरे हो गया ठीक बहुत, है आदेश ज्यादा जी, झूठ मत बोलिए। अब बहुत अनिल जी को सुन लीजिए। पार्लियामेंट में सवाल अरे पूछा अरे गया, तो अरे जवाब झूठ आया के कि एक भी झूठ व्यक्ति ज्यादा की दिन नहीं मृत्यु चलता ऑक्सीजन सर। की अब कमी आप के शांत कारण हो नहीं जाइए, हुई। शांत प्रभु ठीक है शांत। आदेश जी, अब सुनिए। शांत लोगों की मृत्यु हुई। शांत प्रभु शांत तो प्रभु। ये झूठों इनको झूठों क्या की है? सरकार अरे है। प्रभु शांत हो देश जाइए। झूठे लोगों के हाथ में आ गया है। अरे प्रभु इससे शांत हो निजात जाइए, दिलानी प्रभु है। शांत हो देश जाइए। को सच्चे आप अपनी रास्ते पार्टी पे में तो लेके बोल आना नहीं है। पाते, ये हमारा चैनल पे मौका संकल्प मिला है तो और ये गड़बड़ कर रहे हो आप। बातों को हम अरे करेंगे। प्रभु ये हमने शांत हो लिख के जाइए, दिया है। अभिषेक ठीक जी, है शांत आदेश जी, रहिए। अब सुन लीजिए प्लीज सर। झूठ बोलना चाहते हैं। मैंने बैठते ही 3 चीजें कही। अरे कि प्रभु ठीक है आदेश जी, अब बहुत हो गया, इसमें पे लिखा है। शांत हो ऐसे- गए। देखिए आदेश जी ये ऐसे नहीं, इनको- आदेश जी ऐसे नहीं, अब अरे चलिए अपनी ठीक बड़ाई- है, आपको अपनी- पूरा समय मिला सर, बहुत प्लीज अच्छे अब व्यक्ति हैं। उनसे पूछ लो महंगाई के बारे में, उसने उनके घोषणा अरे पत्र के महंगाई हाथ में बता है। रहा हूँ ना सर। कहाँ महंगाई के अरे बारे सुनने में का किस मादा पेज पे चाहिए लिखा ना, है? आपकी पार्टी में उनसे तो कोई पूछ लो सुनता नहीं किसानों के आपकी। लिए क्या लिखा अब है? चैनलों पे ही भड़ास नौजवानों निकालेंगे के आप। लिए चिंता रोजगार की अभिषेक क्या जी लिखी शांत है? कराइए, उनसे मुझे घोषणा मौका पत्र दीजिए। आदेश जी, अब सुन लीजिए तो क्यों प्लीज। बुलाते हैं बार बार? आदेश जी प्लीज, अब सुन लीजिए। हाँ बोलिए अनिल जी। दिक्कत क्या है कि इनकी पार्टी में अब इनकी कोई सुनता नहीं। इनके प्रदेश अध्यक्ष रिजाइन करते हैं, कभी कोई नेता रिजाइन करता है, तो अब इनकी पार्टी में तो सुना ही नहीं जाती। उन्होंने बोला है, लवली जी ने बोला है, तो अब ये चैनलों पे अपनी भड़ास निकालेंगे। तो चैनलों की भी एक समय सीमा होती है। सर हम बिल्कुल आपको कहते हैं, इस चैनल पे कहते हैं कि हाँ हमारा जो संकल्प पत्र है उस पर चर्चा कीजिए। हम बताना चाहते हैं कि 2047 में हम कैसे चाहते हैं। हम बता रहे हैं आपके 10 साल में हमने कि आप नौकरी की बात की, मैंने डाटा दिया, उसे काउंटर देकर दिखाइए ना। अभी पांडे जी कह रहे थे, अरे मैंने जो डाटा दिया उसको क्रॉस चेक कीजिए, आप बताइए क्या है। हमने बताया है कि 2050 तक हम नेट जीरो लेके आएंगे। हमने बताया है 18% जो पावर है आज की डेट में देश में वो सोलर और विंड एनर्जी से बन रही है। हमने बताया ना आगे हमारी क्या योजना है, कैसे हर घर सोलर योजना हम लेके आ रहे हैं। हमने बताया 3 करोड़ लखपति दीदी, हम सारी चीजें बताते हैं, पर आप लोगों को उसको सुनना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। मैं अभिषेक जी आपके चैनल से की कहता हूं कि आप रोजाना एक डिबेट रखिए। हमने 10 साल में क्या काम किया और इन्होंने 2004 से 14 किया, उस पर डिबेट हो, पता लगे। पर क्योंकि इनकी मुगलिया सोच ये बातों को टालते हैं, जब ये मुगली राज की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन उठता है कि इनकी मार्क्सिट तक की है। मैं आपसे निवेदन करूंगा अगली डिबेट में आप बताइए
कि 2004 से 14 में इन्होंने क्या किया और 2014 से 24 में हमने क्या किया, और आगे विकसित भारत बनाने में हमने बताना चाहते हैं कि आज 5वीं अर्थव्यवस्था है। आज जीएसटी कलेक्शन 20.5 लाख करोड़ हो गया है, आज इनकम टैक्स कलेक्शन 19.5 लाख करोड़ हो गया। पहली बार आजादी के बाद 40 लाख करोड़ का कलेक्शन हो गया, जो देश के विकास में काम आ रहा है। आज हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना चाह रहे हैं, कैसे बनाना चाह रहे हैं मैं आपको बताऊंगा हमारी योजना क्या है, और उसको धरातल पे कैसे ला रहे हैं ये सब हम बता रहे हैं। आप अपने चैनल में कीजिए, पर इनको, क्योंकि कांग्रेस को इससे कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस को देश से लेना देना नहीं, कांग्रेस को देश के विकास से लेना देना नहीं, कांग्रेस इस देश को गुलाम बना के रखना चाहती है, इसलिए वो इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, और मेरे सिर्फ डिबेट के लिए सिर्फ मुझे बस यही अच्छा लगता है कि हिंदू मुस्लिम से हट करके कम से कम कांग्रेस भी मुद्दों की बात करती है और बीजेपी भी अपने काम को गिनाती है, और ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात लगती है। ओंकारेश्वर जी, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से 10 सेकंड में। बात मुद्दों की हो, ज्यादा बेहतर होगा देश के लिए। मैं अनिल गुप्ता जी के विचार से सहमत हूँ। इन्होंने अभी एक अच्छा सुझाव दिया है कि बात मुद्दों की होनी चाहिए कि भाई किसने कितना काम किया पिछले दिनों में और हमने कितना काम किया है, और उसी तरह से अगर इस पे थ्रेडबेयर डिस्कशन अगर होगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी कि वास्तव में देश पर पहले कितना कर्जा था, आज कितना कर्जा हो गया। हमने अगर अर्थव्यवस्था में ऊंचाई हासिल की तो लोगों का पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ गया। ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिस पे दोनों पक्षों को निश्चित रूप से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि देश के लोग इस समय त्रस्त हैं। पूरी दुनिया कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद जब लाखों लोग सड़कों पर थे तो हमारी मशीनरी कहीं न काम करते हुए नजर नहीं आ रही थी। विदेशों से हम जरूर प्लेन भेज देते हैं कि भाई यहाँ से हमारे नागरिकों को उठा लो। अगर उस समय कोई और दूसरा प्रधानमंत्री होता तो 100 प्लेन खड़े कर देता कि भाई अपने देश के जो लोग माइग्रेंट्स हैं, बिहार के, यूपी के, उनको तो पहले घर भेजो। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पे चर्चा तभी हो पाएगी जब ठोस रूप से आप बैठेंगे कि तुम्हारी उपलब्धियां क्या थी, हमारी उपलब्धियां क्या है। बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेट मुद्दा जो दोनों ही पार्टियों का है वो देश को आगे बढ़ाने का है, और देश को आगे बढ़ाने का मुद्दा ही सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।